नागपुर की भी अगर बात कर रहे हैं तो नागपुर का भी आप ये देखें ना कि 12 सीटें वहां से देवेंद्र आती हैं विधानसभा की, उनमें भी तो कांग्रेस 3 सीटें पिछली बार जीतने में कामयाब रही। और कल ही नाना पटोले ये कह रहे थे कि 49,000 के मार्जिन से अगर पिछली बार देवेंद्र फडणवीस जीते तो वो भी सीएम रहते हुए, तो ये कोई मार्जिन कोई बहुत बड़ा कोई बहुत अच्छा मार्जिन नहीं था। अब जीत के बताएं उनके अपने दावे। निश्चित तौर पर विदर्भ को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं महाविकास अघाड़ी को, और वो महायुति के हिसाब से अगर आप बात करें तो एक कमज़ोर पक्ष है। मराठावाड़ा और विदर्भ दोनों में कहा सकता है। विदर्भ में ज़्यादा बड़ी समस्या थी, हालांकि उसको काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की गई, चाहे भावांतर योजना की आप बात कर रहे हैं कपास को लेकर या मूंगफली के मामले में। तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी की रैली तकरीबन 74 कराई गई थी, जिनमें से अधिकांश तो उसी इलाके की थी, और उस इलाके के सबसे बड़े नेता इसमें कोई दो राय नहीं, और देवेंद्र फडणवीस भी वहीं से आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में महायुति को ये उम्मीद थी कि वो जो नुकसान लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था वोटों का, उस गैप को कम किया जा रहा है। फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि विदर्भ में जो आपको एज नजर आएगा जब नतीजे आएंगे तो उसमें महाविकास अघाड़ी को होगा, ना कि महायुति को। विदर्भ में आप कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को एज है, निश्चित तौर पर। लेकिन पोल ऑफ एग्जिट पोल्स जो बता रहा है ये थोड़ा सा अलग बता रहा है। इसमें महाविकास अघाड़ी को 26 और महायुति को 62 में से 32 सीटों पर लीड दिखाई दे रही है। इसे कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं? हालांकि एग्जिट पोल पे तो अब बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम, और इस लिहाज से नेताओं की जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आप जाएं, नेताओं की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप जाएं तो वो भी इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से होती है कि उनके पास हर एक बूथ का फीडबैक होता है, रिपोर्ट होता है। हालांकि उसमें गलतियां भी होती हैं, लेकिन बावजूद उसके वो एक्यूरेसी के ज़्यादा करीब होता है। और उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि विदर्भ के क्या ग्राउंड रिपोर्ट। बिल्कुल, मैं तो मतलब 13 साल नागपुर रहा हूँ, मतलब विदर्भ में, तो मुझे भी ये लगता है कि विदर्भ में महायुति को नुकसान होने वाला है। मतलब महाविकास अघाड़ी वहाँ ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो पहले से नुकसान में ही है विदर्भ में, और कितना नुकसान है, लेकिन लोकसभा जैसा नहीं होगा कि भाई लोकसभा में से 10 में से 8 सीटें आप हार गए, सिर्फ 2 नागपुर और अकोला की सीटें जीते थे। इतना नुकसान नहीं होने वाला है, वो नुकसान कवर किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब महाविकास अघाड़ी 26 सीटों पे आ जाएगी और महायुति 32 सीटों पर तो ज्यादा जीत जाएगी, इतना नहीं हुआ, गैप कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप 62 सीटों की बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप भी कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को ज्यादा है। ये जो आंकड़े 32 और 26 के ऐसे दिखाई थे, इसको उल्टा कर ले। आप कुछ कह रहे थे विजय जी? मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जो रीजन है, समीर जी भी जानते हैं, देवेंद्र भी जानते हैं, दोनों रीजन को यदि जोड़े मराठवाड़ा और विदर्भ को तो 108 सीटें होती हैं। और 108 सीटों में यदि महाविकास अघाड़ी लीड कर रही हो तो फिर कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। मतलब 40% सीट्स जो हैं किसी स्टेट की, उस पर कोई एक गठबंधन लीड कर रहा हो तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। और वो भी इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनावों के नतीजे से देखें। और दूसरी बात, क्या कोई एक ऐसा बड़ा कारण आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनावों में हुआ महायुति के लिए, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया? महायुति ने कोई ऐसा बड़ा बदलाव किया? केवल लाडकी बहन योजना के अलावा, लाडकी बहन योजना की यदि हम जिक्र करें, वही एक बड़ा कारण रहा है ना। बाकी सारे फैक्टर तो सेम है। देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, संघ है, मोदी जी हैं, अजित पवार हैं, शिंदे हैं, कटेंगे तो बटेंगे वो भी है। तो क्या बदलाव हुआ है कि इतना बदलाव हो जाए? और लोकसभा की सीट्स के यदि हिसाब से देखें तो विधानसभा में महायुति के पास 126 सीट्स की लीड है और उनके पास 150 सीट की लीड है महाविकास अघाड़ी के पास। तो करीब करीब 25 सीटों का फर्क है। तो अब ये 25 सीटें यदि उसी नतीजे पर उसी तरह से चुनाव चले तो कैसे बदलेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और उसमें सब जगह बागी भी हैं, दोनों तरफ ही हैं, दोनों तरफ लड़ने वाले लोग। देखिए, हम फिर कहते हैं यहाँ पर बैठ के, सर मैं आ रही हूँ आपके पास, ये आकलन लगाना वाकई में बहुत मुश्किल है कि एक एक वोटर जो निकला उसके मन में मुद्दे कौन से हावी रहे। अब जैसे रूरल वोटर अगर निकला तो रूरल वोटर किसके लिए निकला? क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ, अच्छा मैं क्योंकि रीजन की बात करी, मुंबई रीजन इस वक्त सामने आ गया है। इस बार मुंबई में भी मत प्रतिशत अच्छा रहा है देवेंद्र, और मुंबई की भी अगर बात करें तो यहां पर मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। महायुति 17 से 19, महाविकास अघाड़ी 16 से 18, एवरेज बराबर दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन महायुति को एडवांटेज रहना चाहिए मुंबई रीजन में, और वहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर समझ लीजिए कि जो महाविकास अघाड़ी की बात कही जा रही है, ज़्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि उनको एडवांटेज रहेगा नतीजों में भी, वो नज़र आएगा। क्योंकि मुंबई, कोंकण, ये सब, मुंबई, ठाणे और कोंकण, इस इलाके में तो महायुति को बहुत लीड लेना होगा। और अगर उनको सरकार बनाना है तो, या सरकार बनाने के करीब आना है तो, और हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि शिवसेना का भी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का प्रभाव क्षेत्र ये रहा है और पूरी ताकत उनकी तरफ से लगाई गई है। लेकिन शिवसेना खेमे में अगर बात करें और महाविकास अघाड़ी के लोगों से अगर आप बात करें तो वो ये मानते हैं कि उन तीनों के बीच जो सबसे कमज़ोर कड़ी हैं वो उद्धव ठाकरे को मानते हैं।
जबकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें समीर जी, तो कांग्रेस पार्टी पिछली मर्तबा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ी, 36 में से मेरे ख्याल 30 सीटों पर वो अकेले लड़ी, और इस बार मात्र 11 सीटों पर वो लड़ी है। गलती तो नहीं करती कांग्रेस ने? नहीं, मुझे लगता है कि अगर मुंबई की अगर बात करेंगे तो मुंबई में कांग्रेस का कोई शिवसेना से मतलब उद्धव ठाकरे से कोई ज्यादा प्रेजेंस नहीं है वहां। तो शिवसेना उद्धव ठाकरे का एक बड़ा गढ़ रहा है वहां पर। लेकिन जो देवेंद्र कह रहे हो, मैं उस बात से सहमत हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का ज्यादा वहां पर स्ट्रांग रहेगा मुंबई के अंदर। मुझे लगता है कि वहां उद्धव ठाकरे इतने मजबूत नहीं हो, सबसे कमजोर कड़ी वही है। और बहुत शरद पवार का तो कोई बहुत ज्यादा आधार है भी नहीं। जो ले देके है कांग्रेस का, जैसे वर्षा गायकवाड़ जो धारावी एरिया से आती है, मुस्लिम वोटर्स जो बेस है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, उसके तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे मुंबई में अकेले पड़ने की स्थिति में आ गए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और जहां पर वो 5 सीटें जहां ट्रायंगुलर फाइट दिखाई दे रही है, चाहे अणुशक्ति नगर की बात कर लें या जहां से नवाब मलिक वर्सेस अबू आजमी की लड़ाई हो गई, तो इसका बेनिफिट आप कह रहे हैं कि वो महायुति की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, वो महायुति की तरफ जाएगा, दोनों मुस्लिम वोट बंटने वाले, और वहां एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार ऑलरेडी वहां पर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फायदा एकनाथ शिंदे को जरूर मिलेगा। लेकिन मुंबई के अंदर अगर बात करेंगे तो संघ का, बीजेपी का और एकनाथ शिंदे का भी वहां पर एक आधार है। तो उद्धव ठाकरे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मुझे इसकी संभावना मुंबई में कम नजर आ रही है। इसमें एक बात जोड़ दूं, मतलब क्या होगा प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा, लेकिन महायुति को सरकार बनानी है तो वो मुंबई रीजन में उसको 25 सीटों की कम से कम जरूरत होनी चाहिए। मतलब उसे 25 सीटें जीतनी चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि अगर उनको सरकार बनाना है तो महायुति में बड़ा गैप होना चाहिए। सरकार बनानी है तो 25 सीटें उनको चाहिए कम से कम मुंबई रीजन में। एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं ओवरऑल महाराष्ट्र के संदर्भ में, उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर इतने अलग अलग रिपोर्ट क्यों मिल रहे हैं, इतना अलग अलग ओपिनियन क्यों मिल रहा है। तकरीबन 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि बहुत क्लोज मार्जिन वाली होंगी, और उसमें मल्टीपोलर है। लगभग 18 कैंडिडेट, और सब रीजन के मिलाकर हूँ, लगभग 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, वो मजबूत इंडिपेंडेंट हैं। मतलब वो इस तरह के हैं कि वो जीत भी सकते हैं। तो अगर जीते ना भी तो हराने के लिए तो किसी को काफ़ी हो जाता है। तो वहाँ पे फिर प्रेडिक्शन हो, कोई अनुमान लगाना किसी भी दल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस 1995 की चर्चा करने आपको ध्यान होगा कि लगभग 40 इंडिपेंडेंट उसमें जीते थे, जिसके सहयोग से सरकार बनाई गई थी। तो 40 के सहयोग से बीजेपी की सरकार बनी थी, 40 साथ आए थे। तो उस कंडीशन में आप समझिए कि कितना मुश्किल होगा कि अगर इस बार भी ऐसी स्थिति है कि 50 सीटें, मान लीजिए 2000, 3000, 4000, 5000 के मार्जिन से जिन सीटों का नतीजा निकलना हो, उसको आप किस सिस्टम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं आप? क्या कुछ ऐसी सीटों का थोड़ा विश्लेषण यहाँ रख सकते हैं? बहुत सारे मुंबई में ही कम से कम 4-5 सीटें, जैसे वारिस पठान की सीट आप उधर लेके देखें। वारिस पठान खुद उनको नहीं पता कि इस बार क्या होने वाला है। वो अपने हैं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी वहां पे है, और उस कंडीशन में मुस्लिम वोटों में क्या कोई बिखराव है वहां। तभी वो आखिर तक कहते रहे थे कि भाई AIMIM आखिर तक पुश करती रही कि अगर यहाँ से कुछ गोलबंदी बन जाती है तो उनके लिए रास्ता साफ हो जाए। और विधानसभा में तो 2000, 3000, 4000 का मार्जिन, बड़ा मार्जिन हो जाता है क्लोज कंटेस्टेड वाली सीटें में। मुंबई तो हरियाणा में हमने देखा कि कैसे 2-2 हजार से कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए क्योंकि आम आदमी पार्टी उतनी सीट लेकर चली गई। अणुव्रत नगर का क्या होगा? नवाब मलिक वाली सीट पे क्या है, किसको पता है कि हाँ मुस्लिम वोट में कितना बिखराव हुआ, कितना नहीं हुआ। अमित ठाकरे वाली सीट पे क्या होना है? ट्रायंगुलर फाइट तो सीधे सीधे नजर आ रही है। जरा नॉर्थ महाराष्ट्र की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले संजय राउत का दावा एक बार आपके सामने रख देते हैं। 160 से 165 सीटें जीतने का दावा संजय राउत का। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है, और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। ये अच्छा, अब ये जो बयान हमने चला दिया है, ये किसके रेफरेंस में आया है वो बयान भी आपको सुनना चाहिए। वो बयान नाना पटोले का है। जरा मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैं PCR डायरेक्टर से नाना पटोले का वो बयान भी आप सुनाएं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है।
काले पत्थर पर सफेद लकीर, कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार विजय जी, लेकिन इसमें संजय राउत बड़े नाराज हो गए। देखिए, ये संजय राउत साहब की नाराजगी या उद्धव ठाकरे शिवसेना की नाराजगी तो चुनाव से पहले से चल रही है। और उद्धव ठाकरे साहब ने जब एमवीए की मीटिंग हुई थी तब भी कहा था कि उनको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा करनी चाहिए, उसका फायदा होगा। और राहुल जी के लिए बताया गया कि वो इसके लिए तैयार भी थे, राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन शरद पवार जी ने उसमें कहा कि नहीं, ये फैसला हम चुनाव के बाद करेंगे, राइट टाइम पर करेंगे। तो अब भी यह है, और अभी इसलिए नाराजगी लग रही है क्योंकि जैसे समीर जी ने कहा, समीर जी की बात को है ना, काले पत्थर की लकीर मना कीजिए महाराष्ट्र में तो वो उसमें उद्धव ठाकरे सबसे कमजोर कड़ी हैं। अब सबसे कमजोर कड़ी मुख्यमंत्री बने, इसके लिए पूरा माहौल बनाना पड़ेगा ना। वैसे पिछला 5 साल जो देखेंगे तो उसमें सबसे कमजोर कड़ी मुख्यमंत्री रही है वहां पर उद्धव। जो भी कमजोर रहा वो मुख्यमंत्री बन गए, एकनाथ शिंदे बन गए और वो बन गए। तो इसलिए अभी कमजोर कड़ियों का भी मुख्यमंत्री बनने का दौर चल रहा है, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक। जी, तो देखिए, सबसे बड़ी तो नतीजा 23 तारीख को बता ही देगा मजबूत कड़ी कौन, और फिर क्या कमजोर कड़ी को ही मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है या मजबूत कड़ी को मुख्यमंत्री का पोजीशन दी जानी चाहिए? चुनाव नतीजों के लिए 23 तारीख को महाराष्ट्र का इंतजार मत कीजिए सरकार बनने के लिए। अच्छा, चुनाव नतीजे आ जाएं, उसके बाद शुरू करिए ये गणित की कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसका वोट सीटों से, नंबर से, उससे कोई संबंध नहीं। उसका केवल ये संबंध है कि गठबंधन कौन सा बनाएगा सरकार। जी।